जो भी धरती पे आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही होगा, लेकिन फिर भी जो मानव है उसकी हमेशा एक आस रहती है कि जब तक वो इस धरती पे है वो एक लंबी आयु जिए और हेल्दी आयु जिए। पुराने समय में जो मानव की जो औसत आयु हुआ करती थी वो 40 वर्ष की हुआ करती थी, जो कि आज बढ़कर 70 वर्ष तक हो चुकी है। और अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में जो मानव की जो औसत आयु है वो लगभग 150 वर्ष तक हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, विटनॉट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की जो वीडियो है ना वो बुढ़ापे के ऊपर होने वाली है, यानी कि एजिंग के ऊपर होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी धरती पे आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही होगा, लेकिन फिर भी जो मानव है उसकी हमेशा एक आस रहती है कि जब तक वो इस धरती पे है वो एक लंबी आयु जिए और हेल्दी आयु जिए। तो जो वैज्ञानिक हैं वो भी जो है मानव के इस सपने को साकार करने में लगे रहते हैं। अगर हम बात करें पुराने समय की, तो पुराने समय में जो मानव की जो औसत आयु हुआ करती थी वो 40 वर्ष की हुआ करती थी, जो कि आज बढ़कर 70 वर्ष तक हो चुकी है। तो ये सब जो चीज़ है वो हम जो साइंस है उसके एडवांस होने का ही नतीजा है। और अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में जो मानव की जो औसत आयु है वो लगभग 150 वर्ष तक हो जाएगी। तो आज की जो वीडियो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिलने वाला है। तो एक्चुअली में होता है क्या है कि बुढ़ापे के लिए जो है रिसर्च होती है चूहों के ऊपर। अब चूहों पे जब ये रिसर्च होती है तो इसमें किया क्या जाता है कि सबसे पहले चूहों को ना आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर जो ये 2 चूहे होते हैं इनमें से जो एक चूहा होता है वो यंग होता है, जबकि दूसरा ओल्ड होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब जो यंग चूहा है, जब उसका ब्लड जो है ओल्ड चूहे के अंदर जाएगा, तो वो उसमें कैसी चेंजेस लेके आएगा। और यहाँ पे देखा ये जाता है कि ऐसा करने से जो ओल्ड माइस था, यानी कि जो बूढ़ा माइस था, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कंडीशन में देखा ये गया कि जो ओल्ड माइस था, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी सुधार आ जाता है, उसकी मसल्स में डेवलपमेंट में जो है काफ़ी सुधार आता है और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी जो है काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे साफ संकेत मिल रहा था कि जो यंग माइस है, वहाँ से कुछ फैक्टर जो है वो ओल्ड माइस के पास जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअली में ये जो रिसर्च चली की जो शुरुआत हुई थी वो इनिशियली जो है कॉन्जॉइंट ट्विन्स को स्टडी करने के लिए की जा रही थी। एक्चुअली में जो कॉन्जॉइंट ट्विन्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसे ट्विन्स की बॉडी के अंदर क्या चल रहा होता है, वो कैसे एक-दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे थे, इसको जानने के लिए ही जो है इनिशियल में जो है इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और इनको जो है पैराबायोसिस बोला जाता है। लेकिन 1970 तक पहुँचते-पहुँचते जो है इन एक्सपेरिमेंट्स को भी को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन 2005 में इसके ऊपर रिसर्च होती है और उससे जो है इस तरह के नतीजे निकल के आते हैं। देखिए, 2005 में डॉक्टर इरीना कैनवॉय, जो कि एक पोस्टडॉक रिसर्चर होती हैं, वो जो है अपने पेपर में पब्लिश करती हैं कि जो यंग माइस हैं उनके जो ब्लड है, उनके अंदर कुछ रीजनरेटिव फैक्टर्स हैं जो कि ओल्ड माइस के हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है। जब ये जो पेपर है वो पब्लिश होता है तो ये जो है बहुत ज़्यादा हाइलाइट होता है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर और 2017 में इसी के बेस पे एक स्टार्टअप कंपनी भी आ जाती है। अभी जो स्टार्टअप कंपनी वो करती क्या है कि वो जो है यंग इंडिविजुअल से जो है प्लाज़्मा कलेक्ट करती है और फिर उसको जो है सेल आउट कर देती है ओल्ड पीपल को। अब यहाँ पर जो इसका जो कॉस्ट होता है ना वो $8,000 पर लीटर होता है। अब ये जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई था और ये जो कंपनी है ना वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाती है। उसके जो रीज़न थे ना वो कई थे। इनमें जो सबसे पहला जो रीज़न था वो ये था कि अभी तक ये जो रिसर्च हुई थी ना, ये एक लैब में रिसर्च हुई थी, यानी कि एक लैबोरेटरी रिसर्च थी। इसके ऊपर कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी जो स्टार्टअप कंपनी ने उसने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था। दूसरी बात ये थी कि अगर इस तरह का कोई बिज़नेस होता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लोड आने वाला है वो यंग बच्चों पे आने वाला है, क्योंकि वहीं से जो है ये ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भी जो है जो प्लाज़्मा है उससे जो है जो ओल्ड पीपल है उनकी हेल्थ में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं देखा जा रहा था। तो इन सब के चलते हुए जो स्टार्टअप कंपनी है वो बंद हो जाती है। अभी जो रिसर्च ने एक नया मोड़ लेती है। एक्चुअली में शुरुआती समय में किया जा रहा था कि जो ओल्ड पीपल थे उनको जो है यंग इंडिविजुअल के ब्लड के सहारे जो है एक हेल्दी लाइफ देने की कोशिश की जा रही थी, जो कि एथिकली जो है वो ठीक नहीं बैठ रही थी, क्योंकि इस कंडीशन में जो है जो यंग बच्चे हैं उनका जो है मिसयूज़ किया जा सकता है। लेकिन बाद में होता क्या है कि साइंटिस्ट का जो फ़ोकस है ना वो चेंज होता है, जो बुढ़ापे में हमको बीमारियाँ होती हैं। एक्चुअली में जब बुढ़ापा आता है तो उस समय जो है जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम आती है, याददाश्त की प्रॉब्लम आती है, हमारा जो आई विज़न है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो वैज्ञानिक इस चीज़ में फ़ोकस करते हैं कि हम इन रिसर्च के ज़रिए कैसे उन फैक्टर्स को ढूँढ पाएँगे कि जो है एक्चुअली में इस तरह की डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, जब हम यंग होते हैं तो उस समय हमारे अंदर जो है ना रीजनरेटिव फैक्टर्स जो है ना ये
काफ़ी मात्रा में होते हैं। रीजनरेटिव फैक्टर्स की वजह से जो है हमारी जो ग्रोथ अच्छी होती है, हमारे अंदर जो रिपेयरिंग पावर जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे-जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, हमारे जो एजिंग फैक्टर जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो जो यंग होते हैं उनके अंदर रीजनरेटिव फैक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि एजिंग फैक्टर जो हैं वो कम होते हैं। अब समस्या ये है कि एक्चुअली में हमें नहीं पता कि एक्चुअली में ये फैक्टर्स हैं कौन से। तो इसी चीज़ के लिए जो है इन्हें फाइंड आउट करने के लिए जो है वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो ओल्ड माइस हैं उनके सबसे पहले ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं और फिर इनके अंदर इंजेक्ट क्या करते हैं यंग माइस का ब्लड और फिर दोबारा से इनका ब्लड सैंपल लिया जाता है। वो एक्चुअली में इस तरह से देखना यही चाहते हैं कि जो ब्लड सैंपल उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो कैसे अप डाउन होते हैं और इस तरीके से जो है उनकी कोशिश की जाती है कि वो जो एजिंग फैक्टर्स हैं, जो रीजनरेटिव फैक्टर्स हैं, इनको आइडेंटिफाई कर पाए। अब इन रिसर्च के ज़रिए वैज्ञानिकों को एक एंजाइम के बारे में पता लगता है जिसका नाम है टैट2 एंजाइम। दरअसल ये जो एंजाइम है बहुत ही कमाल का एंजाइम है। एक्चुअली ये करता क्या है कि ये हमारे डीएनए के अंदर कुछ ऐसे जीन को रेगुलेट करता है जो कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इन जीन की वजह से हमारे न्यूरॉन का डेवलपमेंट होता है और हमारे अगर न्यूरॉन का डेवलपमेंट होता है इसका मतलब हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो टैट2 एंजाइम है वो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो ये टैट2 एंजाइम है ये जो है जो यंग पीपल होते हैं उनके अंदर ये काफ़ी मात्रा में बन रहा होता है, लेकिन जैसे-जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे अंदर ये जो एंजाइम है ये बनना कम होता चला जाता है। तो वैज्ञानिकों का मानना यही है कि क्या हम इसे सिंथेटिकली डेवलप कर सकते हैं या हम कुछ ऐसा सिंथेटिकली डेवलप करें जो कि इसके सिंथेसिस को दोबारा से इनिशिएट कर पाए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे जो ब्रेन की जो हेल्थ है वो बेटर हो पाएगी। सेम इसी तरीके से 2 और फैक्टर्स के बारे में पता लगता है जिसका नाम है THBS4 और SPARCL1। अभी जो 2 फैक्टर्स हैं ये भी जो यंग पीपल हैं उनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन जैसे बूढ़े होते हैं तो इनकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। अब इनका काम क्या है कि ये एक्चुअली में सिनैप्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली में होता है क्या है सिनैप्सिस में जो हमारी जो एक न्यूरॉन है वो दूसरी न्यूरॉन के साथ में कम्युनिकेट करती है। तो यही जो है सिनैप्सिस कहलाया जाता है। अब जितना बेटर कम्युनिकेशन होगा उतना ही अच्छा हमारा ब्रेन काम करेगा। लेकिन क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं वो एजिंग के साथ-साथ हमारे अंदर कम होते जाते हैं, इसलिए हमारे जो ब्रेन है उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी स्लो होती चली जाती है। इन्हीं रिसर्च के ज़रिए ईओटॉक्सिन के बारे में पता लगता है। ये जो ईओटॉक्सिन है एक एजिंग फैक्टर है जो कि हमारे अंदर बुढ़ापे के समय जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। एक्चुअली में ईओटॉक्सिन की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन होता है और ये जो है ना एब्नॉर्मल ब्लड ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली में जब ईओटॉक्सिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो इसकी वजह से एब्नॉर्मल जो ब्लड वेसल्स है उनकी ग्रोथ होती है। मोस्टली प्रॉब्लम तब आती है जब ये जो ग्रोथ है हमारे आई के अंदर होती है, यानी कि आईज़ के अंदर ये एब्नॉर्मल ब्लड वेसल्स की वजह से होता क्या है कि जो हमारा जो रेटिना है वहाँ पर जो है ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है और देखने में जो है प्रॉब्लम होती है। जब वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने जो है इसके लिए जो है कुछ मेडिसिन डेवलप की और ये जो मेडिसिन है ये एक्चुअली में होता है क्या है कि वो जो ये टॉक्सिन है उसको इस रिसेप्टर से बाइंड होने से रोक देती है। शुरुआती समय में इस तरह की जो डिजीज़ थी उसके लिए जो इलाज अवेलेबल था उसमें होता क्या था कि जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती जहाँ पे जो एब्नॉर्मल ब्लड ग्रोथ होती है, तो वो क्या करते थे कि वो आई के अंदर सीधा इंजेक्शन के ज़रिए जो है वो ड्रग्स देते थे जिससे कि वो उसको ठीक किया जा सके। हालाँकि ये जो काफ़ी रिस्की प्रोसेस था, लेकिन जैसे-जैसे साइंस एडवांस हुई तो उन्होंने क्या करा इसके लिए जो ओरल मेडिसिन बनाई जो कि हम जो है सीधा मेडिसिन के ज़रिए लेने से भी इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई क्योंकि जैसे-जैसे जो रिसर्च है वो आगे बढ़ी, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन्हीं से जो है राइट तरह के जो ग्रोथ फैक्टर के बारे में पता लग पाया, उनके रिसेप्टर्स के बारे में पता लग पाया और जब रिसेप्टर की प्रॉपर जानकारी होती है, तभी जो है इस तरह की मेडिसिन को बनाया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2005 में डॉक्टर इना कैनबॉय जो बताती हैं कि कैसे जो है जो यंग माइस हैं उनको जो ब्लड है वो ओल्ड माइस के हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन बाद में चल के वो अपने रिसर्च में ये भी बताती है कि एक्चुअल में उन रिसर्च के अंदर जो है न केवल वो जो माइस हैं वो आपस में ब्लड को शेयर कर रहे थे बल्कि उनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी आपस में इन्वॉल्व थे, वो भी आपस में शेयर हो रहे थे। तो बाद में चल के जो इरिना कैनमो है वो अगले आने वाले एक्सपेरिमेंट में वो क्या करती है कि वो ऐसा मेथड डेवलप करती है इसके अंदर जो है ये जो माइस हैं वो केवल अपने ब्लड को ही शेयर कर पाए और जब वो ऐसा करती है तो वो क्या पाती हैं कि एक्चुअल में जो यंग माइस हैं उनके ब्लड का इम्पैक्ट जो है वो ओल्ड माइस पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जो ओल्ड माइस हैं उनके ब्लड जब
यंग माइस के अंदर जा रहा था तो काफ़ी कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा था। एक्चुअली में जो ओल्ड माइस का जो ब्लड है वो यंग माइस को भी बूढ़ा बना रहा था। तो इससे साफ पता लग रहा था कि एक्चुअली में जो एजिंग फैक्टर्स हैं ना वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी एजिंग के लिए, ना कि जो यंग माइस के अंदर जो रीजनरेटिव फैक्टर्स है। तो इससे कंक्लूजन ये भी निकलता है कि एक्चुअली में हमें जो फोकस करना है वो हमें एजिंग फैक्टर्स पे फोकस करना है। अगर हम एजिंग फैक्टर को स्लो डाउन कर देते हैं तो इससे होगा क्या कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो ये जो है केवल एक ही प्रकार की रिसर्च थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हालाँकि इसके अलावा भी कई अलग डायमेंशन में जो है एजिंग के ऊपर रिसर्च हो रही है, इसके बारे में मैं आपको फिर कभी डिस्कस करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको जो ये वीडियो ना काफ़ी पसंद आई होगी, आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।